नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए करेंगे खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पे नजर। भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच आज नई दिल्ली में हुई 2+2 वार्ता। हिंद प्रशांत क्षेत्र और रक्षा उद्योग सहित आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा। बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग, बेका सहित 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। कहा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से खत्म हुआ घोटालों का दौर। कोविड महामारी की चुनौती से सामना करने में जनधन, आयुष्मान, पीएम स्वनिधि जैसी सरकारी योजनाओं से लोगों को मिल रही है बड़ी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था में रेहड़ी पटरी वालों की बड़ी भूमिका। देश में कोरोना सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी। 11 हफ्ते में पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 6.25 लाख। रिकवरी दर बढ़कर 90.62% हुई। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले पहले चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। 16 जिलों की 71 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर बने तनाव के बीच अमेरिका ने आज कहा कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने आज दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 बैठक के बाद ये बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी कहा कि चीन के साथ संप्रभुता के किसी खतरे का मुकाबला करने में अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। कोविड महामारी के बीच और बाद में भी भारत और अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे और दोनों साथ मिलकर वैक्सीन के निर्माण के बाद वितरण में भी दोनों देश साथ मिलकर काम करेंगे और सहयोग देंगे। भारत अमेरिका 2+2 बैठक के मंच से चीन के लिए संदेश साफ था। लद्दाख सीमा तनाव के मामले में अमेरिका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो दोनों ने गलवान में चीन द्वारा भारतीय सैनिकों की हत्या की निंदा की। अमेरिकी मंत्रियों ने बिना हिचक कहा कि चीन इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए खतरा बताया। मार्क एस्पर और माइक पॉम्पियो दोनों ने कहा कि अमेरिका भारत की संप्रभुता की रक्षा के प्रयास में हमेशा उसकी सहायता करेगा। Based on our shared values and common interests, we stand shoulder to shoulder in support of a free and open Indo-Pacific for all, particularly in light of increasing aggression and destabilizing activities by China. The United States will stand with the people of India as they confront threats to their sovereignty and to their liberty. Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no friend to democracy, the rule of law, transparency, nor to freedom of navigation, the foundation of a free and open and prosperous Indo-Pacific. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी कंपनियों को ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश करने का न्योता दिया। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि वो भारत की सभी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। करीब 3 घंटे चली इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, जो रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और भारत की सामरिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में
बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी धरती पर निगाह रखने, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप यानी परमाणु ऊर्जा में सहयोग, दोनों देशों के डाक विभाग के बीच इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम डेटा और आयुष मंत्रालय और अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के बीच आयुर्वेद में सहयोग से संबंधित समझौते शामिल हैं। We also explored probable capacity building and other joint cooperation activities in third countries, including our neighborhood and beyond. We have convergence of views on a number of such proposals and will take those forward. A multipolar world must have a multipolar Asia as its basis. Discussions also covered developments in our neighboring countries. We made clear that cross-border terrorism is completely unacceptable. भारत और अमेरिका के बीच मंत्री स्तर की ये तीसरी 2+2 वार्ता थी। 2 दिनों की यात्रा पर इसके लिए दिल्ली आए अमेरिकी विदेश और रक्षा मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संदेश भी दिया। रणनीतिक मामलों में भारत और अमेरिका के संबंध और समझदारी इससे अच्छी पहले कभी नहीं थी और इसीलिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले इन लोगों ने मिल बैठकर अपने संबंधों की समीक्षा की। आगे आने वाले दिनों में इसे और मजबूत करने पर बात की, एक रोड मैप पर भी चर्चा की। अगर वही सरकार फिर से अमेरिका में आती है तब उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अगर कोई और सरकार आती है उसे भी इन संबंधों पर ही आगे बढ़ना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते सालों में देश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज सतर्कता और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर ये बातें कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार हो, आर्थिक अपराध हो, ड्रग्स हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आतंकवाद हो या टेरर फंडिंग हो, ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ सिस्टमैटिक चेक, इफेक्टिव ऑडिट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पर काम मिलकर करना होगा। अपने जो इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं, करप्शन हो, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, ड्रग्स का नेटवर्क हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेररिज्म, टेरर फंडिंग हो, कई बार देखा गया है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसलिए हमें करप्शन के खिलाफ सिस्टमेटिक चेक्स, इफेक्टिव ऑडिट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ये सारे काम मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के समक्ष बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए एक चुनौती विकराल रूप ले चुकी है और वो है भ्रष्टाचार का वंशवाद। उन्होंने कहा कि अब डीबीटी के माध्यम से गरीबों को मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है। हमारे यहां जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था। पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब सरकार का ना तो ज्यादा दबाव हो और ना ही ज्यादा अभाव। सरकार का इस बात पर बहुत ज्यादा जोर है कि न ही सरकार का दबाव हो और न ही सरकार का अभाव। सरकार की जहां जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए। लोग सरकार का दबाव भी महसूस न करें और उन्हें
सरकार का अभाव भी महसूस न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना से उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से आज संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ा। बैंक सीधा चलकर लोगों के पास आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति का इतने सालों के प्रयासों का परिणाम है। आज बैंक खुद चल करके आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत से निपटने की ताकत रखते हैं और कोरोना महामारी की कठिन परिस्थितियों में देश की जनता ने इसे साबित किया है। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन, आयुष्मान, उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि जैसी सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे। मेरे गरीब भाइयों बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़े, कैसे गरीब इस मुसीबत से उबरे, सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में यही चिंता थी। इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीब को कर्ज दिलाने के नाम पर बड़े से बड़े घोटाले होते थे, लेकिन अब बैंक देश के गरीबों तक पहुंच रही हैं और ये सरकार के निरंतर प्रयास का परिणाम है। आज हमारी माताएं बहनें गैस पर खाना बना रही है। लॉकडाउन के समय भी उन्हें धुएं में खाना नहीं बनाना पड़ा। गरीब को रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। सौभाग्य योजना के कारण घर में बिजली कनेक्शन मिला है। आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज बीमा योजना का कवच भी गरीबों के पास है। गरीबों का समग्र विकास, उनके जीवन को लेकर एक समग्र प्रयास आज ये देश का संकल्प है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत कर्ज दिए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान कई लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कोविड-19 महामारी से प्रभावित आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत उत्तर प्रदेश में पटरी के कारोबार से जुड़ा कारोबार करने वालों की तरफ से 6,40,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं और इनमें से करीब 3,62,000 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण मंजूर किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 3 महीने में पहली बार पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मामलों की संख्या 36,500 से नीचे आ गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोविड के मरीजों के ठीक होने से जहां पे एक और इस बीमारी से मरने वालों की संख्या लगातार घट रही है, तो वहीं सक्रिय मामलों में भी कमी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए जारी दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है और इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार की बेहतर परीक्षण, उपचार और ट्रैकिंग की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने से कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी मिल रही है। कोविड रोगियों के तेजी से ठीक होने के कारण सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट आई है। कोविड से ठीक होने वालों की संख्या 72 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमितों और ठीक होने वालों की संख्या के बीच का अंतर 65,75,000 हो गया है। पिछले 11 सप्ताह में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,25,000 रह गई है। इस समय देश में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या महज 7.88% रह गई है। देश में इस समय कोविड के कुल सक्रिय मामलों में से 35% 18 जिलों में हैं।
तो ये रिकवरी रेट में आप देखेंगे कि आज ये 90.62 है, जबकि 1 सितंबर को लगभग 76% रिकवरी रेट था। तो ये लगातार बढ़ रहा है और ये एक अच्छा संकेत है। अगर हम सबसे रीसेंट 10 लाख की रिकवरी को देखें तो ये 11 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में हो गई, यानी 13 दिन में ये 10 लाख रिकवरी हुई। So compared to the first 10 lakh recoveries which took us 57 days, the latest 10 lakh recoveries have taken us only 13 days. पिछले 24 घंटों के दौरान स्वस्थ हुए 63,842 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 90.62% हो गई है। बीते एक दिन में कोविड-19 के 36,469 नए मामले सामने आए, जो 3 महीने में पहली बार एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। अब तक 79,46,429 केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड से 488 लोगों की मौत हुई। लगातार दूसरे दिन कोविड से मरने वालों की संख्या 500 से कम रही। अगर हम 23 सितंबर से 29 सितंबर के सप्ताह को देखें तो औसतन प्रतिदिन 83,000 से ज़्यादा नए केसेस आते थे। यदि हम पिछले सप्ताह को देखें 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक, तो केवल 49,900 केसेस औसतन प्रतिदिन आए। अगर हम मृत्यु दर को देखें तो इसमें भी लगातार गिरावट हो रही है। ये 1.77% था 1 सितंबर को और अब ये घटकर 1.50% हो गया है। अब तक 1,19,502 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए बीजेपी के 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इसके साथ ही 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह, सांसद नीरज शेखर, ब्रजलाल, पूर्व मंत्री हरिद्वार दुबे, पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी के साथ बीजेपी नेता गीता शाक्य ने नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होने जा रहा है। उत्तराखंड से राज्यसभा की 1 सीट के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश बंसल ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दोनों राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों के लिए कल 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरत होने पर 9 नवंबर को मतदान और मतगणना होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने यह कहा है कि संगीत और नृत्य हमें जीवंत रखते हैं और हमारी आत्मा को पोषण देते हैं, साथ ही हमारे जीवन में सद्भाव लाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय नृत्य और संगीत समारोह के 24वें परंपरा श्रृंखला का उद्घाटन करते हुए ये बातें कहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रही है। संगीत और नृत्य इस निराशा से उबरने में मददगार हो सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें भारतीय परंपरा पर गर्व है। भारत में प्राचीन काल से संगीत और नृत्य की शानदार परंपरा रही है। उपराष्ट्रपति ने कलाकारों और संस्थानों से परंपरा का प्रचार और संरक्षण करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का सुझाव दिया। In addition to the 2 classical traditions of the Hindustani and Carnatic, there is a rich repertoire of folk music and dance traditions that has enriched India's literary heritage. However, beneath this plethora of diverse forms of dance, music and drama lies a central commonality that our civilizational philosophy and values like harmony, unity and solidarity. There is also a distinct focus on devotion, spirituality, and there is an entire gamut of expressions of 9 rasas that constitute human existence. Dear brothers and sisters, this is the message that the world needs right now.
a harmony within the body, and a better medium to deliver this message than through our great living traditions. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत और सभ्यता सद्भाव, एकता और एकजुटता के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका प्रकृति के साथ सीधा जुड़ाव है, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना इस परंपरा का उद्देश्य है और इसे स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। Bharatiya culture and civilizational values have always highlighted the importance of harmonious coexistence with the nature and all living things. Since ancient times, our culture has accorded reverence to nature and nurtured environmental friendly practices. That's why I say nature, culture, together for better future. We are all living in a global village. We must have proper understanding of each other's aspirations, proper cooperation, proper appreciation, proper coordination between the countries of the world. The parampara must be sustained. It can happen through systematic incorporation of these elements in our education system. I strongly advocate. और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्री चुनावी मैदान में हैं। बिहार चुनाव पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान किसी विधानसभा के लिए ये पहला मतदान होगा। पहले दौर में 1066 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। पहले चरण में जिन 71 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें पटना की 5, भागलपुर की 2 सीटों के अलावा बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें शामिल हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा और राम नारायण मंडल समेत राज्य के 8 कैबिनेट मंत्रियों का राजनीतिक भविष्य इसी चरण में तय होगा। जिन दूसरे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनमें शैलेश कुमार, जय कुमार सिंह, संतोष कुमार निराला, विजय कुमार सिन्हा और बृजकिशोर बिंद हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला इमामगंज सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी के बीच होना है। वहीं जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह पर भी लोगों की नजरें हैं। पहले चरण में बीजेपी 29, जनता दल यूनाइटेड 35, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 और विकासशील इंसान पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के 42, कांग्रेस के 21 और सीपीआई एमएल के 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने 41, आरएलएसपी ने 40, बहुजन समाज पार्टी ने 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान को देखते हुए नक्सल पीड़ित इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और सभी केंद्रों पर मतदाता कर्मियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भेज दी गई हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान पालन किए जाने वाले कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1500 की जगह अब केवल 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे।
मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। 71 सीटों में से 35 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। इनमें 4 निर्वाचन क्षेत्र चैनपुर, नबीनगर, कुतुंबा और रफीगंज में 3 बजे तक, 5 क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक और बाकी के 26 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और इधर दूसरे चरण के मतदान के लिए भी बिहार में प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे दौर के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आज नीतीश कुमार ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज जेपी नड्डा ने मधुबनी जिले में एनडीए के पक्ष में चुनावी रैली की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज मुजफ्फरपुर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करेंगे। कल प्रधानमंत्री की बिहार में 3 जनसभाएं होंगी। प्रधानमंत्री की पहली रैली दरभंगा में, दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में और तीसरी रैली पटना में होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 कानून के तहत 18 और आतंकियों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में छोटा शकील, टाइगर मेनन समेत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कई साथियों के नाम शामिल हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल यूएपीए एक्ट में बदलाव किया था, जिसके तहत भारत में किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जाता है। पहले सिर्फ संगठन को ही आतंकी घोषित किया जाता था। पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाउद्दीन और भटकल बंधु भी लिस्ट में शामिल हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में 9 नेशनल हाईवे सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 262 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर करीब 2752 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये परियोजना व्यापार के साथ पर्यटन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इससे उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकास हो रहा है। परियोजना पूरी होने पर त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए आवाजाही ज्यादा आसान हो जाएगी। वहीं देश के अन्य राज्यों में सड़क संपर्क बेहतर हो जाएगा। और आज 74वां इन्फेंट्री डे यानी कि पैदल सेना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बहादुर सैनिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा कि इन्फेंट्री दिवस के विशेष अवसर पर मैं सभी रैंक के पैदल टुकड़ी के बहादुर सैनिकों को बधाई देता हूं। देश की सुरक्षा में हमारी पैदल टुकड़ी के योगदान पर भारत को गर्व है। उनकी बहादुरी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिल्ली स्थित वार मेमोरियल पहुंचे और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस के तौर पर मनाती है। इस दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन ने श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान सेना के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था। आज पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण की जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी के.आर. नारायणन को याद किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। आप एक कुशल प्रशासक, दूरदृष्टा नेता थे, जिन्हें दुर्बल वर्गों के प्रति उनकी करुणा तथा सहानुभूति के लिए सदैव याद किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार।